सर अजमल ने मुझे कहा है कि जी आप जो है वो बच्चे मेरे हवाले करें और आप निकलने वाली करें। इन्होंने कहा कि वो क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि सर ने डिस्कशन की, फिर बच्चे ना सवाल पूछते पूछते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सवाल पूछने शुरू कर दिए। फिर कैमरा भी बंद कराना पड़ गया कि जब बच्चे कहते हैं सर सच्ची सच्ची बताएं, सिफारिश होती है नहीं होती, सर जी सच्ची सच्ची बताएं इस तरह से ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी आप जो बच्चों के जो बाकी मानदा सवाल हैं वो डिस्कस करके और फिर जो फर्म वाला मामला है वो मेरे ऊपर छोड़ दें। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर सेशन को थोड़ा सा पीछे ले आए। आप बताएं जो भी आप दरमियान में सवाल पूछना चाह रहे थे, जो कन्फ्यूजन्स थी, कुछ चीज़ें मैं सर की तरफ रेफ़र कर दूंगा, वो आपको प्रैक्टिकल इंसाइट दे देंगे इंडस्ट्री की साइड से। और वैसे मुझे बताएं कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन। जी असल में इंडस्ट्री आर्टिकल्स या फर्म आर्टिकल्स अगर आप स्विच भी करना चाहते हैं ना तो आपको एक चीज़ चाहिए होती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और एनओसी का मतलब है कि आपके कैरियर पे दाग लग गया है, यानी कि वो एनओसी वाले बच्चे को ना आगे वाली जो फर्म है या इंडस्ट्री है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। वो कहते हैं कि इसका कोई मसला होगा, इसको एनओसी मिला है। हाँ समटाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके चाचा जो है वो सीएफओ हैं, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल, जस्ट रैंडम केस, वो कहते हैं यार बेटा तुम कहाँ अपने आर्टिकल्स फंसा के बैठे हो, क्या कर रहे हो, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बुला लेता हूँ। अगर तो कोई इस तरह का बहुत ही क्लोज और आपको 100% सर्टेनिटी है और आपको बहुत ज़बरदस्त कैरियर प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं, फिर तो इस तरह का काम बंदा करे। अदरवाइज़ कोशिश ये करें कि फर्म में जाएँ तो फिर प्योर फर्म, इंडस्ट्री में जाएँ तो फिर प्योर इंडस्ट्री। क्योंकि होता यही है कि इंसान जब तक सोचता रहता है ना मैं यूँ कर लूँ तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब इसकी एग्जाम्पल है, मुझे याद है जब हम पीटीवी आया करता था हमारे घर, तो हम दिन में 2 टाइम कार्टून देखते थे, छोटे बच्चे होते थे पीटीवी के ज़माने में, और घर वाले रात 8 से 9 वाला ड्रामा देखते थे। 9 बजे खबरें पूरी फैमिली मिलके देखती थी, फिर खाना खाया जाता था, हर चीज़ प्रॉपर अक़ीदत और एहतराम से होती थी। चैनल ही एक होता था। अब चैनल आते हैं 250 और देखा कोई भी नहीं जाता। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आखिरी दफ़ा टिक के आधे घंटे तक कोई केबल का चैनल देखो, और केबल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो मेरे टीवी के साथ केबल कनेक्ट ही नहीं हुई पौने 3 साल से ना। उस तरह से टाइम है और ऑप्शंस जब ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर आप बहके फिर रहे होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे अब क्या होता है कि जी वो 15 टीचर के नोट्स आ गए इंटरनेट पे। अब क्या है, एक बच्चा सिर्फ नोट्स इकट्ठे करता रहता है, वीडियोज़ इकट्ठी करता रहता है, एक फोल्डर बनाता है और सोचता है अगली दफ़ा अब जब मैं पेपर दूंगा इस दफ़ा तो मैं सब इकट्ठे करता रह गया, तो इन सबको वो ट्राई करूँगा। तो ज़्यादा ऑप्शंस भी ना इंसान को परेशान कर देती हैं। वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो एक फील्ड पे रहते हैं, स्टिक होकर उसी फील्ड को चलाते रहते हैं और बड़ा कंफर्टेबली अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। और जो कंफ्यूज रहते हैं, जो बदलते रहते हैं, वो मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये कॉमन एडवाइस है लाइफ के लिए भी आगे, कि कोशिश करें कि स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन इज़ द बेस्ट वे। यानी देखें ना, मैं अगर 15 कैरियर अलग अलग ट्राई करता रहा होता, कभी टीचिंग करता, कभी कोई और जॉब करता, फिर टीचिंग करता, तो मैं उस तरह से ना कर पा रहा होता। जो जॉब मार्केट में बैठा है अगर वो बार बार जॉब्स ही बदलता रहता तो वो शायद एक जगह पे आपको आके फिर स्टिक करना पड़ता है। जी यूनिलीवर मल्टीनेशनल कंपनी है, बिल्कुल इंडक्शन स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा असल में कुछ चीज़ें और भी जाननी ज़रूरी हैं। ज़्यादातर यूनिलीवर कराची के लिए इंडक्शन करती है, तो समटाइम जब इंडस्ट्री इंडक्शन के लिए वो करे तो वो नंबर देते हैं, तो उसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो कौन से शहर के लिए है, उसकी क्या ऑप्शन है, किस तरह से। तो जस्ट मतलब अचानक से बात जहन में आई तो मैंने, तो आप क्या कह रहे थे कि अगर यूनिलीवर देखिए, मैंने क्राइटेरिया पहले ही बताया था कि अगर पहले टॉप फर्म में ट्राई करें, टॉप फर्म में ट्राई ना करें मतलब या ना बन रहा हो, तो फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पे इंडस्ट्री। मैं अगर स्टूडेंट होता, अब अगेन देखें एक पर्सनल व्यू होता है, मैं अगर स्टूडेंट होता ना और मेरे टाइम पे इंडस्ट्री आर्टिकल्स होते, मैं फर्म की तरफ बिल्कुल ना जाता। मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेफर करता, मैं 9 to 5 काम को प्रेफर करता, मैं टाइम पे पढ़ के क्वालिफाई करने को प्रेफर करता, और मैं मुस्तकिल मिजाजी को प्रेफर करता कि मैं जैसे एक फील्ड में गया हूँ मैंने एंड वहीं करना है, मेरा कैरियर वहीं ख़त्म होना है। ये मेरी ज़ाती प्रेफरेंस है। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो आपको मिलेंगे, ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो ट्रेडिशनल फर्म वाले रूट से ही आए हैं और वो टीचर भी नहीं है, तो नॉर्मली वो यही कहेंगे कि बेटा फर्म में जो सीखने को मिलता है वो इंडस्ट्री में मिलता ही नहीं। एक साहब ने आज से 2 साल पहले एक वो कह दिया कि जी इंडस्ट्री में जो आर्टिकल्स करता है उसको तो कभी जॉब ही नहीं मिली आज तक। मैंने उनसे कहा कि किबला 2 साल टोटल हुए इंडस्ट्री आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस हुए हुए, उन बच्चों के अभी आर्टिकल्स ही नहीं ख़त्म हुए और आपने ये फतवा जारी कर दिया कि उनको तो नौकरी नहीं मिली कभी। मज़े की बात है कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स वाले बच्चों को जॉब्स भी बड़ी अच्छी मिली,
उन्होंने क्वालिफाई भी बड़े अच्छे टाइम पे किया और आईकेएप ने बड़ा अनाउंस किया अपने फेसबुक पेज पे बार बार के ये इंडस्ट्री वालों को आईकेएप प्रमोट कर रहा है। और वो उस वक्त इंडस्ट्रीज थोड़ी सी थी, अब 30+ तो कंपनियां इस प्रोग्राम में घुस चुकी हैं। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, मैं अगर खुद स्टूडेंट होता तो मैं इंडस्ट्री को पसंद करता, लेकिन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मैंने इसलिए दोनों के फ़ायदे बता दिए थे कि आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकें। एक और बात, कनेक्टेड बात है जी। जैसे हम ऑफलाइन है तो हमने सोचा हुआ है कि 3-4 दिनों के अंदर अंदर हम फॉर्म का अप्लाई कर लें, ठीक है। या फिजिकली ड्रॉप करें और फिजिकली ड्रॉप कर लें। तो सर आगे चल के इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने और रमज़ान भी आ रहा है और हमने सोचा रमज़ान कर गुजारें। जी, अब अगेन ये एक अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि हमने रमज़ान कर गुजारना है। तो फिर एक काम करें, फिर अभी 3-4 दिन के लिए रुकें और तमाम फर्म्स में जाके अप्लाई करके और देखें और कोशिश करें और दुआ करें कि फर्म्स का प्रोसेस ईद के बाद हो। लेकिन अगर कुछ का ईद से पहले है तो फिर ज़ाहिर है आपको उस वक्त पर विज़िट्स करने होंगे, फिर आप घर जाके रुकें और विज़िट करें, कोई 1 आध दिन का यहाँ पे विज़िट करें और फिर घर चले जाएं। अब ये डिपेंड करता है आपने हैंड्स ऑन कोर्स किया हुआ या नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो आपका तो कहानी आसान है। तो फिर रादर देन के पूरा महीना यहाँ रुकें, आप घर से 4 दफ़ा बेशक विज़िट कर लीजिएगा, लेकिन आपने ऑप्शन मिस नहीं करनी कोई भी। और घर रहना चाहते हैं तो ज़रूर घर रहें, क्योंकि बंदा रमज़ान में ज़रा चाहता है कि चलो ठीक है अपने घर में हो, ज़रा ज़्यादा इजी। लेकिन अगर हैंड्स ऑन कोर्स फंसा हुआ है किसी का, तो फिर बजाय इसके कि आप उसे लटका के अभी घर चले जाएँ कि अच्छा वो बाद में देखी जाएगी, बाद में फिर वो इतना मुश्किल में आप आ जाएंगे कि उधर से फर्म स्टार्ट हो जाएगी, इधर से हैंड्स ऑन कोर्स अभी आप सोच रहे होंगे शुरू करने का। जी जी, वो आपको असाइन करते हैं, मतलब ऐसा बड़ा कम होगा कि वो आपसे कहें आपकी क्या प्रेफरेंस है। इवन हो सकता है वो इंटरव्यू में आपसे कह देंगे आपकी क्या प्रेफरेंस है, लेकिन उन्होंने देखना है अपना मिजाज, और उसमें सर ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि वो उस टाइम पे उनकी क्या अप्रोच होती है डिपार्टमेंट्स में डालते हुए। तो ये चॉइस नॉर्मली मैंने नहीं देखी अपने कैरियर में भी, और स्टूडेंट्स का भी जो फीडबैक है उसमें ये है कि उनको एब्सोल्युटली ये चीज़ नहीं मिलती। हाँ, सम टाइम क्या होता है कि आपको इंडक्शन करते हुए कह देते हैं देखो हम एडवाइजरी में डाल रहे हैं, सोच लो। तो बच्चा एकदम से हैरान होकर कहता है कि अगर ये खास तौर पे वार्निंग दे रहे हैं तो कुछ तो बुरी चीज़ होगी। फिर वो दोस्तों से पूछते हैं, वो कहते हैं यार एडवाइजरी तो अजीब सी चीज़ है, पता ही नहीं, नाम ही नहीं सुना। मज़े की बात है उसमें बहुत अच्छा कैरियर होता है, लेकिन चूंकि वो मार्केट में अननोन चीज़ होती है ना, जैसे इंडस्ट्री है नई चीज़ है, तो जब ये इंडस्ट्री आर्टिकल्स आए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत शदीद खिलाफ थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब ईजी होते जा रहे हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, इधर भी जाना चाहिए। तो इसी तरह से कभी कभी फर्म ऐसा होगी कि आपको शुरू में बता देगी कि हमने लाजमी आपको फलाना डिपार्टमेंट में डालना है, अदरवाइज़ वो इस तरह से नहीं करते, अपनी चॉइस पे उस वक्त जो उन्हें ठीक लगता है वो आपके साथ कर रहे होता है। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, उसके पास ऑप्शन होती है जिसका बहुत तगड़ा रेफरेंस होता है, या उसके पास ऑप्शन होती है जिसको फर्म खुद से पूछे। कुछ फर्म्स की पॉलिसी होती है कि 1.5 साल हम टैक्स में रखेंगे फिर ऑडिट में डाल देंगे, 1.5 साल ऑडिट में रखेंगे फिर ईआरपी में डाल देंगे। हर फर्म का अपना अपना एक पैकेज होता है, तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादातर हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और उसमें फिर सर फर्म वाली साइड से ज़रा बेहतर बता देंगे कि फर्म्स के पर्सपेक्टिव से वो क्या चाहते हैं। जी जी, इंडस्ट्री आर्टिकल्स में क्या हम ईआरपी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? असल में ईआरपी है क्या? ईआरपी के 2 फेस हैं, एक है यूज़र एंड और एक है डेवलपर एंड। यूज़र एंड क्या है कि मैं एक जगह पे जॉब करूं, फॉर एग्जांपल मैं अपने यहाँ पे बैठूं या मेरे फ्रंट ऑफिस में एक बंदा बैठा हो और मेरे एक सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहा हूँ, वो एक यूज़र एंड है। उसको इतना आना चाहिए कि ये सामने के इंटरफेस में मैंने कौन से मेन्यू पे क्लिक करके क्या दबाना है, बस उसको इतना पता होना चाहिए। वो बना कैसे है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, वो यूज़र एंड नहीं है, वो इम्प्लीमेंटर एंड है। फर्म इज़ इम्प्लीमेंटर। फर्म के पास हम जाएंगे, हम एक फर्म को जाके कहेंगे भाई हमारे कॉलेज के लिए हम एक छोटा सा ईआरपी बना दें। वो क्या करेंगे, वो पहले हमारे प्रोसेस को समझेंगे, फिर हमारे वो सारे डिज़ाइन करके देंगे फॉर्म, फिर उनके बंदे हमारे बंदों के साथ बैठेंगे, हमारी नीड को एनालाइज करेंगे, हमारे सामने एक चीज़ रखेंगे, हम कहेंगे नहीं है बीच में ये मसला है वो मसला, वो चीज़ बन जाएगी। 6-8 महीने हमारे साथ हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टाइप की चीज़ आ जाएगी। मैं आसान अल्फाज में अगर बताऊँ, और अगेन आपने सवाल जिनकी मौजूदगी में पूछ लिया वो खुद ईआरपी स्पेशलिस्ट, तो वो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें बता सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब इंडस्ट्री में आप जॉब करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा यूज़र एंड। इंडस्ट्री ईआरपी इम्प्लीमेंट नहीं करके दे रही, इंडस्ट्री इज़ अ बायर ऑफ ईआरपी। हो सकता है आपको एक आईटी कंपनी मिले और वो मतलब उसके इंडस्ट्री आर्टिकल्स रजिस्टर हों और वो ईआरपी इम्प्लीमेंट करते हो तो और बात है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट। हाँ, अब बैकस अगर वो रजिस्टर हो गए आईकेप के साथ, ठीक, तो फिर अब वही बात है कि वो आपने भी ईआरपी में सबसे मशहूर नाम ही ले लिया, ठीक है। अब ये माइंड कर जाएंगे, कहेंगे हुसैन चौधरी ज़्यादा मशहूर है, तो खैर तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्पेसिफिक बहुत कम है। जी, हम आईटी एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन हमें अकाउंटिंग समझ आती है,
हमें अकाउंटेंट्स की बात सुन के आईटी वालों को समझानी आती है, बस ये हमारा काम है। यानी हमने डेवलप नहीं करना, हमने कहना है कि ये नीड है, ये इस तरह से है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वाले आईटी वालों को जितना मर्जी समझाते जाएं वो उनको नहीं, हमें अकाउंटिंग की ज़बान भी आती है, हमने थोड़ा बहुत आईटी भी पढ़ी भी होती है, और हम थोड़े मजदूर लोग भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है वो उसमें अच्छे वो बन जाते हैं, इंटरमीडिएरी बन जाते हैं। तो अक्सर फर्म्स का आईटी की टीम पूरी होती है, सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर की चीज़ लेके वो नीड आगे बता के और उस नीड को इम्प्लीमेंट होते हुए देख लेते हैं और क्लाइंट के साथ बैठ के, यूँ समझें आप उनके टीम मेंबर ही बन जाते हैं एक तरह से। जी सर कैफ क्वालिफिकेशन पे कोई सर्टिफिकेट इक्विवेलेंसी बीकॉम या इस तरह? क्या कैफ़ की कोई इक्विवेलेंस है? कैफ़ की बेस पे आपको कुछ मिलता है? कैफ़ के बाद अगर आप बहुत सारे पैसे दें और 1-2 साल मज़ीद अटेंड करें तो फिर आपको बैचलर 16 साल वाला मिल जाता है। आईकैप के मुख्तलिफ एफिलिएशंस हैं, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपने कैफ़ कंप्लीट किया और आप कहें कि ये लें जी मेरा कैफ़ कंप्लीट है, मुझे बैचलर्स दे दें, तो बैचलर्स नहीं है। 14 ईयर्स भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। उसकी इक्विवेलेंस करवाने के लिए भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि वो पैसे देने के बाद आपको 2 साल और अटेंड करने पड़ते हैं। आईकैप काफ़ी तेज़ी से इस पे काम कर रहा है। ये नई काउंसिल भी जो है ना, ये बार बार ये कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी तरह से इनको बैचलर्स के इक्विवेलेंट दर्जा दिलवा दें, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, हम एक सर्टिफिकेशन है, वो एक एकेडमिक साइड है, वो यूनिवर्सिटी चीज़ है। तो सर्टिफिकेशन इज़ लाइक डिप्लोमा, चाहे 10 साल में की हो आपने, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, वो एक स्पेशलाइजेशन है। और यूनिवर्सिटी की एक स्टैंडर्ड वो चल रही होती है कि क्रेडिट आवर्स होने चाहिए, बच्चे ने इतने आवर्स पढ़ा हो, इतनी असाइनमेंट जमा कराई हो, तो वो इसलिए हम उस तरह से इक्विवेलेंट बनते नहीं हैं। लेकिन पैसे से सब कुछ हो जाता है, पैसे से आप मास्टर्स भी बन जाते हैं, बहुत सारे पैसे से। जी इंडक्शन के लिए क्या हम सिर्फ लाहौर अप्लाई करें? अब अगेन, अगर तो आप में से जो लाहौर के हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ लाहौर में अप्लाई करें। जो हॉस्टलाइड हैं वो लाहौर में भी हॉस्टलाइड है और इस्लामाबाद में भी हॉस्टलाइड है। इस्लामाबाद में कई दफ़ा आपके अगर एक आध पेपर रहता होता है तो भी आपको इंडक्शन मिल जाती है। वो कहते हैं आपकी इंडक्शन हो गई है, जैसे ही पेपर क्लियर हुआ हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। तो इस्लामाबाद में थोड़ा उतना कंपटीशन नहीं है जितना लाहौर में। लाहौर में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो इस्लामाबाद में उतने ज़्यादा नहीं होते। तो जो हॉस्टलाइड है जिसके लिए लाहौर भी प्रदेश है और इस्लामाबाद भी प्रदेश है, तो वो इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं। इस्लामाबाद के 2 मसले हैं, एक तो महंगा बहुत है हॉस्टलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी चीज़ यही है कि वो फिर इस्लामाबाद थोड़ा सा उस साइड पे ज़्यादा चला जाता है। फॉर एग्जांपल आपका घर अगर साहिवाल में है या आपका घर अगर इस साइड पे कहीं है, जनूबी पंजाब के स्टार्टिंग वगैरह पे हैं कहीं, तो आप अपने घर से 3 घंटे के फासले पे हैं। वहाँ से आप इतने बड़े फासले पे चले जाते हैं कि आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे विज़िट नहीं कर पाते घर। फिर पुराने ज़माने में एक मसला था कि इस्लामाबाद में क्लासेस उस तरह से नहीं मिलती थी। अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी बैठे हो अब मसला नहीं है। फ़ाइनल तकरीबन ऑनलाइन पे चला गया है। यानी अभी भी मैं आपकी क्लास के बाद एक फ़ाइनल की क्लास में जाऊँगा तो हम देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा कमरा अवेलेबल है, फिर हम दुआ करेंगे अल्लाह करे आज कुछ बच्चे फ़िज़िकल आ जाए। फिर वो 4-5 बच्चे जो फ़िज़िकल आने का जहमत कष्ट कर सके हुए वो आएंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, तो पता लगेगा कि जी क्लास में एनरोल 110 बच्चा है और सामने 6 बच्चा बैठा है, क्योंकि वो अब वो ऑनलाइन पे चला गया है। अब वो लोग अपनी फर्म से निकल नहीं पाते, लेट सेटिंग होती है, तो वो रात के वक्त अपनी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं जो हमने कैमरे पर रिकॉर्ड की होती है। सीखने में कोई फ़र्क है इस्लामाबाद या लाहौर में? जी, क्या इस्लामाबाद और लाहौर में सीखने में फ़र्क है? सीखने में कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, छोटी फ़र्म, बड़ी फ़र्म, जो सीखना चाहता है वो हर जगह सीखता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं कुछ अर्से पहले कागज़ इंपोर्ट करने का सोच रहा था, क्योंकि हम कागज़ यहाँ पे वो करते थे, किताबों के लिए बहुत महंगा पड़ता था। उस टाइम पे मैंने बड़ा मिस किया। मैंने एक बैंक का ऑडिट किया था। उस वो बैंक था बदामी बाग में। बदामी बाग में वो शालीमार स्टील फलाना फलाना बहुत सारी कंपनियां थीं जो 600 मिलियन की एलसीज ओपन करवाती थीं और बाहर से माल मंगवाती थीं। उस टाइम पे मैंने ऑडिट करते हुए बहुत सारे टिक लगाए थे, लेकिन मुझे आज रिग्रेट होता है कि अगर उस टाइम पे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होता है इंपोर्ट वगैरह का, तो मैं समझ लेता कि इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, एजेंट कौन सा इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से रब्ता करना होता है ऑडिट करते हुए। तो अब चूँकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने वो नहीं सीखा, तो टेक्निकली मुझे वो ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन मैंने वो ट्रेनिंग टिक लगाने पे ज़ाया कर दी क्योंकि मेरा बैंक की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं बस वहाँ पे सिर्फ कार्रवाई कर रहा था कि बस ठीक है मैं इतना कर दूँ कि मैं अपने कागज़ दिखा के कहूँ मैंने ऑडिट कर लिया है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट होता, मैं सीखना चाहता, तो उस टाइम पे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस इतना अच्छा सीख लेता जो एक नया बिजनेसमैन ना सीख पाता। तो अगेन सीखने वाला बंदा जो है वो जब उसके शौक होता है ना, तो वो कहीं, अब देखें मैं फर्गूसन में एक बैंक का ऑडिट करते हुए मैंने एक चीज़ नहीं सीखी, क्योंकि मुझे लगता था मुझे ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बिज़नेस नहीं करना। लेकिन वो चीज़ अब मेरे काम आती अगर मैंने उस वक्त शौक़ से की होती। तो आप अगर शौक़ से कर रहे हैं ना, तो आप एक छोटी सी सेठ कंपनी में भी जाके आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में पैसे कैसे बनते हैं, कहाँ लगाना होता है पैसा और कहाँ से निकालना होता है पैसा। और छोटी कंपनियों में नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मिलता है, आपको पूरा प्रोसेस चंद दिनों में समझ आ जाता है।
और कंपनियां पाकिस्तान में ज़्यादातर, बड़े नाम बहुत ही थोड़े से हैं, छोटी कंपनियां ज़्यादा ऑपरेट कर रही हैं, और लाहौर में तो ज़्यादातर सेठ कल्चर है। एक बंदा 5 अरब का उसका वो बैलेंस होगा, फुटिंग होगी बैलेंस शीट की, पता लगेगा कि वो एक बिल्कुल सादा से कपड़ों में एक छोटी सी वो गंदी सी फैक्ट्री से बाहर निकल के आ रहा होगा, और पोर्टफोलियो होगा 5 अरब का। तो यहाँ और तरह का बिज़नेस कम्युनिटी का मिजाज और है। जो मल्टीनेशनल है उधर डिसेंसी ज़्यादा है, वरना इधर सेठ कल्चर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जी, यहाँ से भाई कुछ कह रहे हैं सर। सर हमने देखा कि कई जो सीए क्वालिफाइड कंपनीज के सीएफओ होते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे जो कि रादर देन बीइंग एन ऑडिटर वो इस फील्ड में आ सके, मैनेजमेंट की तरफ, तो आपने क्या करेंगे? ठीक है जी, इन्होंने कहा कि हम अगेन सीएफओ और सीईओ में फ़र्क है। सीएफओ फाइनेंस का हेड है और सीईओ ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। सीईओ बनने के लिए आपको क्या करना होता है? एक तरीका जो शायद इस वक्त मुश्किल हो जाएगा, सेठ का बच्चा होना होता है, ठीक है, वो मतलब ऑप्शन वो किस्मत है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना मसला नहीं है, गरीब मर जाना मसला है, ठीक है। तो अगर आप एक सेठ के बच्चे हैं, फिर तो सीधी सी बात है कि उस सेठ की कंपनी आप जितने मर्जी ना अहल हैं, आपने बड़े होकर उसी कंपनी का सीईओ बन जाना है। तो एक रूट तो वो है। दूसरा रूट ये है कि आप एक अच्छी मैनेजमेंट करते हो एक अच्छे तरीके से। अब जो हमारी साइड पे आते हैं ना, वो कॉर्नर हो जाते हैं, वो अकाउंटिंग के अंदर काम करते रहते हैं। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या दरमियान की ऑर्गेनाइजेशन में सम टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो सेठ का राइट हैंड बन जाता है, उसको बहुत सारे मशवरे देता है, उसके बहुत सारे काम सीधे करके दे रहा होता है। तो एक टाइम आता है सेठ अपनी 2-3 कंपनियां बना के उसमें से 2 का सीईओ आपको बना देता है कि ठीक है आपने उसको चलाना है। तो सीईओ बनने के लिए अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। एक पेपर है बहुत प्यारा SPM फाइनल में, उस पेपर को दिल से पढ़ें और उसको समझें, तो फिर आपको बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। फिर आर्टिकल्स में अलर्ट रहना है, बिज़नेस कैसे हो रहा है, LCs कैसे ओपन हो रही हैं, ये काम कैसे हो रहा है, काम निकलवाया कैसे जा रहा है, डिपार्टमेंट्स को कैसे डील किया जा रहा है। तो जब आप आर्टिकल्स में इन चीज़ों को देखते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो गेम उसी की है। वही बात है, ये प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है। मैंने देखा है बहुत ही थके हुए लोग जिनको अच्छा बोलना आता है वो बहुत आगे चले जाते हैं, और बहुत अच्छे काम करने वाले लोग चूंकि इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सम टाइम यू नीड टू सेल योरसेल्फ। जो बिकता है वो वही आजकल वो है कि आप किस तरह से अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो 8 अटेम्प्ट वाला बंदा जो है वो इंटरव्यू में जाएगा और इंटरव्यू करने वाले को इंस्पायर करके आएगा, और एक फर्स्ट अटेम्प्टर जाएगा और वो बैठ के सोच रहा होगा इंटरव्यू लेने वाला कि इसको रखें या ना रखें, इसको तो बोलना भी नहीं आता है, तो क्लाइंट्स पे जाके बेइज्जत कराएगा हमें। और दूसरा वो चपड़ बातें करके गया होगा, कहेगा यार ये देखो 4 बातें उसकी सुनी होंगी, 5 बातें अपनी बताई होंगी, कोई फिर समझा होगा कि सामने वाले को इमरान खान पसंद है या नून लीग पसंद है, पर उसकी फेवर में भी बोला होगा। तो अगेन मतलब दिस इज़ द गेम। यहाँ पे अब आपको तो जो अपने हॉल में रहता है ना वो फिर एक स्टेप पीछे रहता है। सीईओ बनना है या इस तरह से करना है तो फिर आपको उस बाउंड्री से बाहर निकलना है और फिर आगे आना है, अजर्ट करना है थोड़ा सा, फिर वो इंट्रोवर्ट वाली चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं वो कहता हूँ कि ये जो कोर्स है ना ये आपको वाकई ही में डेवलप करता है अगर सही से किया जाए। इसमें स्पीचेस होती हैं, लॉन्ग स्पीच, शॉर्ट स्पीच और वो सारा कुछ है। आपका उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप सबके सामने आएंगे, आप खड़े होकर 15 मिनट की तकरीर कर रहे होंगे और शर्म भी आ रही होगी कि सामने लोग बैठे हैं आपका मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, उन्होंने भी आपके सामने आके तकरीर करनी है, ठीक है, तो आप भी उनका मजाक उड़ा सकेंगे। तो उससे ना आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वो बड़ी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं जो कर लेनी चाहिए। जी अगेन अगर आप प्योर रेजिडेंट लाहौर के हैं तो ये आसान बात नहीं है। इस्लामाबाद टेम्परेचर वाइज लाहौर से बहुत फ़र्क है। लाहौर का बंदा इस्लामाबाद आराम से सेटल नहीं हो पाता, उसको हमेशा परेशानियाँ ही रहती हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची का माहौल बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे चलती है फ़िरका वारियत, वहाँ चलती है इलाकाई तासुब। ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये इस तरह से करके मतलब मैं कराची में कुछ अर्से आर्टिकल्स किया है तो मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो एक ओवल सी मेज़ होती थी और सारे उस तरफ बैठे होते तो उनको होता था कि ये पंजाब से आया है, ये पंजाबी है। इत्तफाकन क्योंकि मैं उर्दू बोलता था प्योर, इत्तफाकन मेरे दादा चूँकि महाजिर थे तो मुझे उन्होंने फाइनली वो कर लिया था कि हाँ ठीक है ये महाजिर है। मुझे नहीं समझ आता मैं महाजिर कैसे हूँ जो पैदा ही पाकिस्तान में हुआ है, जिसका बाप भी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, ठीक है। और मतलब मेरे ख्याल में मैं पंजाबी हूँ, लेकिन उनकी नज़र में पहले मैं पंजाबी था, फिर जब उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ तो उन्होंने मुझे महाजिर की कैटेगरी में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये मसले बहुत ज़्यादा हैं, ये बलोच है, ये पठान है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना। तो पंजाबी बंदा आराम से एडजस्ट नहीं हो पाता वहाँ,
मसलो मसाइल रहते हैं। तो जब आपको अपने शहर में ऑप्शन मिल रही है और थोड़ी सी एक स्टेप नीचे की मिल रही हो लेकिन घर का सुकून मिल रहा हो, तो खामखा उसको उजाड़ के इस वक्त दूसरे शहर में लिविंग की कॉस्ट, जो हॉस्टलाइट है उनको पता है, लेकिन जो लाहौर के रहने वाले मैं उनको बता दूं, आप 25 से 30 हज़ार जहन में मिनिमम रखें, 25 से 30 हज़ार, क्योंकि आपने फिर ड्रेस भी बेहतर पहनने हैं, आप फर्म में जा रहे होंगे, आपने फिर ट्रैवलिंग भी डेली बेसिस पे ज़रा थोड़ी सी बेहतर वाली करनी है, तो 25-30 हज़ार पर मंथ आपका सिर्फ और सिर्फ लिविंग और खाने पीने की कॉस्ट है। और ये कोई बहुत ब्रांडेड लिविंग नहीं है, ये एक मुनासिब लिविंग है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग हॉस्टलाइड है, आप समझते हैं जी। सर क्या इंडक्शन हो जाए, अगर इंडक्शन हो जाए, लेवल प्लान कैसे करें? आगे वाले एग्ज़ाम्स की प्लानिंग मसला ही कोई नहीं। इस वक्त जो सेशन है वो इस वक्त के इश्यूज़ के लिए है। हम क्या करते हैं, आज से 2-2.5 महीने बाद तकरीबन जून के एंड पे जाके हम एक और सेशन करते हैं जो CFAP काउंसलिंग होती है। यानी इस वक्त हमारा ये मकसद नहीं है, इस सेशन का ये मकसद नहीं है आप लोग आ गए हो जल्दी जल्दी से हमारे पास एनरोलमेंट करा लो फिर फाइनल में आ जाओ। इस वक्त सेलिंग नहीं है। उस वक्त जब आप फर्म में जा चुके होंगे, अब आप माइंड बना रहे होंगे कि अब आपने कैसे पढ़ना है, तो CFAP काउंसलिंग के नाम से हम एक सेशन करते हैं। आप YouTube पे जाके अगर सर्च करेंगे तो हमारे जो पिछली CFAP काउंसलिंग है वो आपको YouTube पे मिल जाएगी। तो उसमें हम फिर पूरा बताते हैं कि 6 पेपर्स है उनका क्या मिजाज है, कितने पेपर शुरू में उठाने चाहिए, साल बाद जिनकी अटैम्प्ट है उनको क्या करना चाहिए, 1.5-2 साल बाद जिनकी अटैम्प्ट है उनको क्या करना चाहिए जी। तो ये इस टाइम पे ना गलत चीज़ नहीं सोचनी, पेपर तब सोचने जिस दिन आप फर्म में पहला स्टेप रखेंगे ना, अब आप कहेंगे फर्म आ गया अब पेपर का सोचना है। वरना बच्चे आते हैं अभी फर्म में नहीं गए होते, क्लास में आके बैठ जाते हैं, मैं ओरिएंटेशन में भगा देता हूँ। कॉलेज पिछले कॉलेज वाले भी यही कहते थे कि जी आप जो है वो हमारा कमर्शियल नुकसान कर देते हैं, बच्चों को इतना सच नहीं बताना होता। अब अपने कॉलेज में तो खुल के सच बोल सकते हैं। तो इस वक्त नहीं सोचना फर्म का, इस वक्त पेपर्स का नहीं सोचना, सिर्फ फर्म्स का सोचना है जी। इंडस्ट्री से आर्टिकल्स कह रहे हैं और सी फाइनेंस की एग्जाम है तो वो रिलीज देते हैं टाइम? जी बिल्कुल ऐसी है। इंडस्ट्री आर्टिकल्स ICAP ने उनको अलाउ किए जो ICAP के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो प्रॉपर आपको एग्जाम लीव्स देते हैं और वो सही वाली एग्जाम लीव्स होती हैं। वो आपके बैकअप पे को और बंदे से काम करा रहे होते हैं, फर्म वाले आपको बीच बीच में बुला भी लेते हैं जी। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीव्स कितनी होती हैं? टोटल एग्जाम लीव्स कितनी होती हैं ये हर ज़माने में रूल बदलते रहते हैं। कुछ पेपर्स बेस्ड होता है। हमारे टाइम पे क्या होता था, पर पेपर आपको 15 छुट्टियाँ मिलती थी पहली अटेम्प्ट में, उसके बाद 7 छुट्टियाँ मिलती थी। उस वक्त क्या होता था, पूरा मॉड्यूल इकट्ठा देना होता था। अब हर पेपर अलग अलग दिया जा सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अपनी फर्म को जिस वक्त दाखला भेजते हैं, आप उनको कहते हैं कि मैंने इतने पेपर्स का दाखला भेजा है, वो उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वक्त 10 से 15 डेज पर पेपर आपको छुट्टी मिल जाती होगी। ICAP का टोटल 130 छुट्टियाँ अलाउड होती हैं 3.5 साल में ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स जी। जिन 130 में से मैंने आपको बताया कि मेरी 50 और 15 क्रेडिट 65 रहती थी, लेकिन मुझे उस वक्त मिली 15 थी क्योंकि सिचुएशन और थी जी। इंटरव्यू के अंदर इंडक्शन के अंदर हमको तो कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हमें? ये अभी इसमें तो आप रेलेवेंट जो है ना वो आपको सर ज़रा बताएंगे कि जब सामने वाले आते हैं तो ये उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उनमें क्या होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू के ऊपर और ड्रेसिंग के ऊपर और आपकी CV राइटिंग के ऊपर एक और सेशन हमने सर इरफान का भी कराया था, उसकी वीडियो भी हम उस रेलेवेंट ग्रुप में डाल देंगे। और उसके बाद सर के साथ भी एक छोटा सा सेशन हो जाएगा जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन, लेकिन ज़्यादा बेहतर आपको वो बता सकते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या सोच रहा होता है आने वाले बंदों में जी। सर अगर CA के अलावा अगर कुछ और फील्ड्स में इंटरेस्ट हो तो साथ परसू कर सकते हैं फर्म के साथ? जी अगर CA के साथ आप कुछ और फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप परसू कर सकते हैं? देखें, कर सकते हैं ये एक अलग चीज़ है, कर सकते हैं ज़ाहिर है हर काम कर सकता है बंदा, लेकिन क्या करना चाहिए ये अहम सवाल है। कि अगर आप CA करते करते एकदम से सोचेंगे मैं तो बचपन से ही मैकेनिकल इंजीनियर वाक़या हुआ था और मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझूं, और आप पता लगे उसके कोर्स देखना शुरू कर दें, इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, होता है पता है क्या, अचानक से बंदे को बैठे बैठे ना एकदम से एक फेज़ आता है और उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि अपनी एक फील्ड रखें, कम से कम आर्टिकल्स में फोकस रखें कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स पास करने हैं। वंस जॉब मार्केट में चले गए सारा कुछ है तो आप आइडियली, मैं हमेशा कहता हूँ कि CA के स्टूडेंट्स को प्राइवेटली बैचलर्स के एग्जाम दे देने चाहिए। प्राइवेटली बैचलर्स के ना, कम से कम बैचलर आपके हाथ में हो ना, तो आप जॉब के साथ हो सकता है कोई अमेरिकन क्वालिफिकेशन CFA, CMA, CIA वगैरह टॉपअप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि CA जब तक नहीं होता ना तब तक आप इंटरमीडिएट है जी। अगर किसी के पास बैचलर्स की डिग्री है वो आराम से भाग सकता है, यस। CA में सम टाइम आपको होता है कि भाग जाऊँ, लेकिन जब आप भागते हैं तो अपने आप को देखते हैं कि मैं तो 4 साल पहले FSC की थी,
कम से कम बैचलर आपके पास होता है तो आपको ये रिग्रेट नहीं होता कि मेरे ज़िंदगी के ईयर्स ज़ाया हो गए। अक्सर लोग सीए से भागना चाहते हैं और फैमिली की वजह से नहीं भाग रहे होते कि वो कहेंगे तुमने 3-4 साल ज़ाया कर दिए। आप कहते हैं मेरा बैचलर हुआ, मैं मास्टर में एडमिशन ले लिया है, मैं साथ साथ नौकरी करूँगा, मुझे अपनी ज़िंदगी का पता है। एक आपके पास एग्जिट रूट आ जाता है जो समटाइम्स यू नीड। मतलब आपको इस वक्त मजाक लग रहा है लेकिन ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता, लाइफ किस तरह के हिचकोले खाए, क्या क्या सिचुएशन बने। तो बैचलर्स आपको एक तो ये एग्जिट रूट देता है। दूसरा, बैचलर्स आपको अमेरिकन क्वालिफिकेशंस तक एक्सेस देता है। होता क्या है, जब आप फाइनलिस्ट हैं ना और सीए के पेपर अपने टाइम पे ही पास होने होते हैं तो उस टाइम पे आपको कमी फील होती है कि मेरे पास कोई एड ऑन क्वालिफिकेशन अगर होती तो मैं पता नहीं कहाँ। फिर आप ACCA का सोचते हैं तो उसकी इतनी सारी एग्जामिशन, इतनी फीस और फिर 7-8 पेपर उसके भी देने पड़ रहे होते हैं और आप सोचते हैं कि अगर उतना मैंने पढ़ना हो तो मैं फाइनल के पेपर ना दे दूँ। तो फिर उस टाइम पे ये अमेरिकन क्वालिफिकेशन और इस तरह की बहुत सारी क्वालिफिकेशन हैं जहां आपने बैचलर्स अगर किया हो तो आपके लिए एंट्री आसान होती है। आप जाते हैं और उनके 3 लेवल देते हैं तो मतलब इससे एक एड ऑन मिल जाता है। तो बैचलर कहीं ना कहीं संभाल के रख लेना चाहिए, काम आए या ना आए। आप गवर्नमेंट की किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फाइनलिस्ट, आपके 2 पेपर रहते हैं, वो कहेंगे जी हमें चाहिए ग्रेजुएट, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा 1 पेपर रहता है, जो 1 पेपर रहता है तो जैसे ही क्लियर कर लूँगा तो मैं तो MPhil की इक्वल हो जाऊँगा। तो अब 1 पेपर रहता है तो चलो कम से कम मुझे आप 15 जमातें पास कंसिडर कर लो, तो वो कहेंगे नहीं आप अकेडमिकली 12वीं जमात पास है। मुल्क से बाहर जाना पड़े, मुल्क से बाहर जाएंगे, CA फाइनलिस्ट इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन। वो पूछेंगे आपने यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का क्या किया था आखिरी, आप कहेंगे मैंने 12th स्टैंडर्ड दिया था, वो आपको 12वीं पास काउंट करेंगे। तो इसलिए वो एक एड ऑन सपोर्ट कर देता है लाइफ में कहीं ना कहीं, मतलब आपके ना बहुत सारे रूट ओपन कर देता है आपके लिए। जी कोई एक आध और सवाल, क्योंकि फिर सर की डिस्कशन भी होनी है और फिर इनसे सवाल जवाब। हाँ जी, मेरे से रिलेटेड सवाल ख़त्म, ठीक है जी। तो अब सर आपको जो है ना वो मैं वो वाली स्लाइड भी ले आऊँ जिसमें जो है ना वो हम सर को इंट्रोड्यूस करेंगे और बीच में एक स्लाइड खतरनाक सी भी गुजरेगी, गुजार दी, ठीक है। सर कंसल्टेंसी में क्रो इंटरनेशनल जिसके साथ एफिलिएटेड पाकिस्तानी हुसैन चौधरी एंड कंपनी, तो इसमें इन्होंने मैनेजर के तौर पर सर्व किया और मीन वाइल बहुत सारी इंडक्शंस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ बच्चों के कंडक्ट किए। तो ये आपको, और हुसैन चौधरी अभी आपको फर्म्स के बारे में इतना शायद आइडिया ना हो, तो ये शुरू की जो 5-6 बड़ी फर्म्स हैं उनमें से एक है। तो उसके अंदर का वो प्रोसेस वो आपको थोड़ा सा गाइड करके बता सकते हैं कि ये बच्चों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया एक टीचर वाला वर्जन, ये आपको बताएंगे कि एक इंटरव्यू लेने वाला बंदा सामने वाले बंदे में क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्या बात उसे बुरी लगती है, कौन सी बात अच्छी लगती है। तो उसमें हो सकता है कुछ खतरनाक हकाइक भी आपके सामने आए, कुछ और इस तरह की बातें जो बीइंग टीचर मैं उतना ओपनली नहीं कर सकता, तो वो शायद आपको बेहतर तरीके से कि जी हम एक बच्चे को इस बात पर रिजेक्ट कर देते हैं। तो चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टर ही क्यों ना हो, अगर उसकी बात में ये चीज़ नज़र आ गई तो वो फिर सर आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर फर्म्स में आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में क्या एहतियात करनी चाहिए, वो आप सर से डिस्कस करेंगे। तो मैं सर को जो है वो इनवाइट करता हूँ। सर जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे अब आपके हुए, वो मुझे हाँ, और माइक और बच्चे सर के हुए, और मैं ज़रा गोशा नशीनी में अपने फाइनल के बच्चों को मगरिब के बाद पकड़ लूँ, ठीक है जी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, और अगर डायरी बना लेंगे ना तो ईजी रहेंगे, वरना आप हर वक्त ही परेशान रहेंगे कि पता नहीं मैंने कहाँ अप्लाई की और कहाँ करना था। एक दफ़ा उसको नोट डाउन कर लें, और एक फिजिकल डायरी, फिजिकल रजिस्टर होना चाहिए जिस पर आप साथ साथ लिखें। तो बेशक आप कल अप्लाई करके घर को चले जाएँ, या एक हफ्ता रुक के अप्लाई करके घरों को चले जाएँ, या अगर आपने हैंड ऑन कोर्स करना है तो वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि अर्लीस्ट भी नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। तो आप उस वक्त आके लाहौर सुबह के वक्त फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और वो दोपहर बाद है तो उसमें, और बल्कि भी सर से ही आपकी जब डिस्कशन चल रही होगी तो उसमें सर हमारे पास जो है उन्होंने हमें इवनिंग में टाइम भी दिया है। तो हैंड ऑन कोर्सेज में हमारे 1-2 बैचेस में इंस्ट्रक्टर सर भी हैं, ठीक है जी। वो भाई कोई आखिरी सवाल करना चाहते हैं? ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आप हर फॉर्म को टच करके एक दफ़ा पूछ लें, स्टेटस लिख लें अपने रजिस्टर में कि इस फॉर्म ने कहा है रिजल्ट के बाद आना है, इस फॉर्म ने कहा 2 हफ्ते बाद शुरू करेंगे, इस फॉर्म ने कहा है कि मार्च के एंड पे वेबसाइट चेक कर लेना। तो जो वो स्टेटस बता रहे हैं आप तक करते जाए, ठीक है। कोशिश करना कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे, और उस ग्रुप में कनेक्टेड रहें, और जो आपको पता लगे उस ग्रुप में सबको बताएं, ठीक। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।